अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा खालिद नॉवेल्स ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि नावल का आगाज़ करें, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। नावल इश्कबाज अज़ कलम फरवा खालिद किस नंबर 9। कॉल बंद होने की कुछ देर बाद ही आर्यान खानज़ादा और वहां आन पहुंचता इस ऑफिसर को आग उगलती निगाहों से घूरता इसे ईज़ल के सामने से हटा गया था। सबको वहां से भेज दिया गया था। इस वक्त वो तन्हा इसके सामने खड़ा था। इसकी पावरफुल शख्सियत के आगे ईज़ल को अपना आप बहुत छोटा महसूस हुआ था। कीमती लिबास में मुलविस वो शख्स आज भी इंतहाई मगरूर और घमंडी लग रहा था। ये पेंडेंट उतार के दो मुझे। इसने ईज़ल के आगे अपनी चौड़ी हथेली फैला दी थी, जो सर झुकाए इसके सामने मुजरिमों की तरह खड़ी थी। इस बात से अनजान कि इसके पेंडेंट में कैमरा फिक्स किया गया था और इसी कैमरे से वो तस्वीरें ली गई थी। नहीं, मैं ये नहीं दूंगी। देखें, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। मैं आपके खिलाफ ऐसा क्यों करूँगी? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो आपकी बीवी नहीं है। अपनी ध्यान में बोलती रवानगी से क्या कह गई थी, इस बात का एहसास होते ही इसने अपनी जबान तांदों तले दी थी, जबकि मुकाबिल की गुस्से से लाल होती आंखें इसे कांपने पर मजबूर कर गई थीं। वो दरमियानी फासला तय करता आगे बढ़ा था। ईज़ल इससे फासला बरकरार रखने की खातिर पीछे हुई थी जब इसका पैर कारपेट से उलझ गया था। वो लड़खड़ाती गिरने को थी जब बेख्तियारी में खुद को बचाने के लिए इसने मुकाबिल खड़े आर्यान खानज़ादा के कोट का कॉलर मुट्ठी में दबोच लिया था। आर्यान ने सुलगती निगाहों से इसका ये अमल देखा था। इसकी दूधिया हथेली बहुत मजबूती के साथ आर्यान के कोट को जकड़े हुए थी। इसकी खुद पर उठती खूंखार निगाहों पर ईज़ल ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया था। तुम जैसी लड़कियों के ये मासूमियत के नाटक बहुत अच्छे से समझता हूँ मैं। ये ड्रामे मेरे सामने नहीं चलेंगे। दोबारा मुझे टच करने से पहले 1000 बार सोचना। इसे इस लड़की का इस तरह करीब आना सख्त नागवार गुजरा था। वो इसकी जानिब झुकता, अपनी स्याह आंखों में उतरता, सर्दपन आंखों के रास्ते इसके वजूद में उतार गया था। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम्हारी बेवकूफ़ी और नादानी की वजह से। इसलिए ये लॉकेट अब तुम्हारे वजूद पर नहीं रहना चाहिए। आर्यान इसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर इसकी गर्दन से इसका लॉकेट खींच चुका था। इतने जोरदार खिंचाव पर ईज़ल के लबों से दर्द के मारे कराह निकली थी। प्लीज़ इसे मत छीनो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं वादा करती हूँ कभी आपके सामने दोबारा नहीं आऊँगी। प्लीज़, ये मेरी मामा की आखिरी निशानी है। ये बहुत मामूली सा है। आप इतने अमीर हैं, आपको इसकी क्या ज़रूरत है? आप तो किसी बेकार शय की तरह इसे फेंक देंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है ये। वो इस शख्स के आगे बहुत कम हैसियत रखती थी। आवाज़ ऊंची नहीं कर सकती थी, मगर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा ज़रूर सकती थी। इसे जब जब अपनी माँ की याद आती थी, वो इस चैन को छूकर इनका लम्स महसूस करती थी, मगर ये शख्स इस सब को इसकी अदाकारी ही समझा था। ईज़ल की आंखों में दर्द के मारे नमी निकल आई थी। चैन इसकी गर्दन की हसास जिल्द में धंस कर टूटी थी। इसकी आंखों में आंसू बरसाने का तैयार, आंखों में सर्द तरीन निगाहों से झांकता वो वहां से पलट गया था। जब ईज़ल अपनी गर्दन पर होते जलन के एहसास को बर्दाश्त करती वहीं खड़ी इसे दूर जाती देखती रही थी। कितना बुरा इंसान है ये। अल्लाह जी, आपने कैसे कैसे लोगों को दुनिया में इतनी हैसियत दे रखी है, जो दूसरों को तो इंसान ही नहीं समझते। मामा की आखिरी निशानी थी मेरे पास, वो भी ले गया। इसकी भीगती आंखों ने सामने का मंजर धुंधला दिया था। पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। इतना वक्त हो गया, अभी तक इसके पेरेंट्स का कुछ भी पता क्यों नहीं चल पाया? हम मजीद इसका ख्याल नहीं रख पाएंगे। पुलिस भी कोई मदद नहीं कर रही। हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। मुस्वरा ने बहुत मुश्किल से इस शख्स की बिगड़ी हालत को संभाला था, लेकिन वो अभी भी खतरे में था। वो इस वक्त अपने ऑफिस में टहलती मुसलसल यही सोच रही थी कि अब आगे क्या करेगी वो। जीके तो वैसे ही इसकी जान को आया हुआ था। मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ। पता नहीं कौन है ये, जैसी इसकी हालत है बचने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। क्यों तुम अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद करती हो? मेरी मानो तो पीछे हट जाओ। इसी में भलाई है तुम्हारी। तुम्हारे पीछे कोई इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है कि तुम्हें जीके नामी गुंडे से बचा सके। अनम इसे मुखलिस दोस्त की तरह समझा रही थी, लेकिन मुज़फ़्फ़र जो इस वक्त इसकी बातें बहुत बुरी लगी थी। वो भला एक ज़ख्मों से चूर इंसान को ऐसे कैसे मरने के लिए छोड़ सकती थी? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, वो दो टोक लहजे में बोलती अंदर आती नर्स की जानिब मुतवज्जह हुई थी, जो इन दोनों को बहुत घबराई हुई लगी थी। डॉक्टर साहिबा, वो बाहर कॉरिडोर से किसी औरत की चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं हर जगह देख चुकी हूँ, मगर मुझे कहीं नहीं मिली। इस वक्त नाइट ड्यूटीज़ चल रही थी। डॉक्टर्स राउंड लेकर अपने ऑफिस में आ गए थे।
इस वक्त हॉस्पिटल के वसीअ और रीज़ कॉरिडोर बिल्कुल खाली पड़े थे। नर्स की बात पर वो दोनों भी हैरान होती बाहर आ गई थीं, लेकिन तमाम वार्ड्स और रूम चेक करने के बाद भी उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला था। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी ही कोई खातून क्यों चिल्लाएगी? और अगर ऐसा कुछ होता तो वो सामने तो आती। हमारे हॉस्पिटल में ऐसी कोई पुरस्रार बातें नहीं हैं। मुस्फा उन्हें रिलैक्स करती अपने ऑफिस की जानिब आ गई थी, जबकि अनम अभी भी नर्स के साथ खड़ी इस जगह को देख रही थी जहाँ से नर्स को वो चीखें सुनाई दी थी। खानज़ादा एंटरप्राइज बड़े से बोर्ड को पढ़ते हुए ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी। अभी 2 घंटे पहले इस कंपनी का सीईओ इसके साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक करके गया था, लेकिन इसके बावजूद वो ढीठों की तरह यहाँ आन खड़ी हुई थी। इसे यह जॉब हर कीमत पर चाहिए थी। वो अंदर आई थी जब वहाँ ढेरों की तादाद में आए लोगों को देख इसके पसीने छूट चुके थे, जो ना सिर्फ देखने में काफ़ी अच्छी फैमिलीज़ के लग रहे थे, बल्कि इन हाथों में पकड़ी गई डिग्रीज भी इज़ल से काफ़ी ज़्यादा अच्छे इदारों से ली गई थी। वो बेदिली के साथ एक जानिब बैठ गई थी। अंदर पूरा पैनल बैठा था, एक एक करके लोगों को बुलाया जा रहा था। इसकी बारी न जाने कब आनी थी। अभी कितने लोग बाकी हैं? मेरी बारी कौन से नंबर पर है? ईज़ल अपनी जगह से उठती काउंटर पर आई थी, जहाँ बैठी लड़की सबको बारी बारी बुला रही थी। अभी 90 लोग रहते हैं, आपका नाम? इस लड़की ने बिना इसकी जानिब देखे मसरूफ से अंदाज में पूछा था। ईज़ल तैमूर। ईज़ल के नाम से अपना नाम पुकारने पर इसने सर उठाकर ईज़ल की जानिब देखा था। इसे वो लड़की बहुत थकी थकी और अफसरदा सी लगी थी, मगर हिरा की निगाहें तो इसके मासूम हुस्न से उलझ कर रह गई थीं। वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, इतनी ही मासूम। अपनी घनीरी पलकें उठाकर इसकी जानिब देखती वो कोई अप्सरा ही मालूम हो रही थी, जो रास्ता भूलकर वहाँ आन निकली थी। आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है? हिरा के लहजे में भी एकदम इसके लिए नरमी दर आई थी। असिस्टेंट मैनेजर और सेक्रेटरी के लिए। वो जानती थी कि इतनी बड़ी कंपनी में इसे बगैर तजर्बे के असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट नहीं दी जाएगी, इसलिए इसने ख़ास तौर पर सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि इस कंपनी में ये पोस्ट मिल जाना भी बहुत बड़ी बात थी। अभी 10 मिनट बाद आपकी बारी आने वाली है, मगर एक आइडिया दूँ, आप अभी मत जाएं। अभी अंदर हमारे बॉस मौजूद हैं, वो आपको देखते ही रिजेक्ट कर देंगे। उन्होंने 1 घंटे तक एक मीटिंग के लिए उठ जाना है, इसके बाद जाइएगा। अब्बास सर भी अंदर मौजूद हैं और अहमद सर भी, वो आपको ही सिलेक्ट करेंगे। हेरा पुरयकीन लहजे में बोली थी, जबकि इज़ल ने इसकी बात पर होंठों की तरह इसकी जानिब देखा था। इसे नुदरत बेगम हमेशा हमेशा से ये कहती थी कि कभी किसी पर भी यकीन ना करे। इसे ये लड़की अच्छी तो लगी थी, मगर इसका भरोसा ना करते वो अपने नंबर पर ही अंदर जाने का सोच चुकी थी। अंदर इसी घमंडी शख्स के होने के ख्याल से इसे अपनी टांगें कांपती हुई महसूस हो रही थी। अपना नंबर आते ही वो उठी थी। हेरा अपनी जगह पर बैठी इसे ही देख रही थी। इसे जाता देख धीरे से मुस्कुरा दी थी। इसे लगा कि ये लड़की इसकी बात नहीं मानेगी। मैं आई कम इन सर? इसने धीरे से दरवाज़ा धकेलते अंदर आने की परमिशन मांगी थी। सामने 7 लोगों का पैनल बैठा था, जिसमें आर्यन खानज़ादा दरमियान में सरबराही कुर्सी पर विराजमान था। इर्द गिर्द बाकी लोग बैठे थे। इस लंबाई में बने टेबल के एक सिरे पर वो बैठा था, जबकि दूसरे सिरे पर पड़ी खाली कुर्सी पर इसे बैठने का कहा गया था। इसने एक बार भी निगाहें उठाकर इसकी जानिब नहीं देखा था, लेकिन मुसलसल इस शख्स की नज़रें अपने ऊपर जमी महसूस हो रही थीं। इसने अपने कांपते हाथों से फाइल को मजबूती से थाम लिया था। इसे डॉक्यूमेंट्स उन्हें देने थे, मगर वो सख्ती से अपनी गिरफ्त में थामे हुए बुरी तरह से कन्फ्यूज़ हो चुकी थी। इसे अपने माथे पर पसीने के कतरों का एहसास हुआ था। मिस, अपना इंट्रोडक्शन देना पसंद करेंगी? आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं और क्या सोचकर इस कंपनी में अप्लाई करने का फ़ैसला किया? वो टेबल पर अपनी मजबूत हथेलियां जमाता आगे को झुकाया था। इसकी सर्द निगाहों में अभी भी वैसे ही तासुरात थे। ईज़ल एक नज़र देखकर अपनी निगाहों का जाविया बदल गई थी। न जाने क्यों बार बार किस्मत इसे इस शख्स के सामने ला रही थी। इसने इस कंपनी में जॉब हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की थी। इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ का बॉस इतना खड़ूस होगा। डॉक्टर साहिबा प्लीज़ बाहर मत निकलिएगा प्लीज़। मुसफ़रा अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस आई थी। इसे वार्ड की जानिब राउंड लेने जाना था, जब वार्ड बॉय जो भागते हुए अपने ऑफिस में छुपता देखकर वह हैरान हुई थी। क्या हुआ? वार्ड बॉय की हालत काफ़ी काबिल रहम थी। वो बुरी तरह से कांप रहा था। वो डॉक्टर साहिबा बाहर जी के आया हुआ है अपने बंदों के साथ। वो बहुत ख़तरनाक है जी। गोली पहले मारता है और कसूर बाद में पूछता है। वार्ड बॉय की आवाज़ भी बात करते कांप रही थी। मुसफ़रा जो पहले शॉक हुई थी, खौफ की शदीद लहर इसके पूरे वजूद में दौड़ गई थी, मगर अचानक इसे अपने पेशेंट का ख्याल आया था। कहीं जीके इसे मारने तो नहीं आया था। यकीनन वो वहाँ इसीलिए ही आया था। इस ख्याल के साथ ही वो तेज़ी से बाहर निकली थी। बाहर खड़े तमाम लोग अपनी जगह बुत बने खड़े थे। किसी को भी अपनी जगह से हिलने की इजाज़त नहीं थी।
وہاں سیاہ لباس میں ملوث نہ جانے کتنی تعداد میں اسلحہ بردار موجود تھے، جنہوں نے ڈاکٹرز اور وہاں موجود تمام لوگوں کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا، اس کے باوجود یہ لوگ اتنے آرام سے یہ واردات کر رہے تھے جیسے پولیس یا کسی بھی دوسری طاقت کا کوئی خوف نہ ہو۔ اسے آفس سے نکلتے دیکھ ایک شخص گن لیے اس کے قریب بھی آیا تھا، مگر وہ بنا کسی کی جانب بھی دیکھے تیز قدموں سے اپنے پیشنٹ کے روم کی جانب بھاگ رہی تھی۔ رک جاؤ لڑکی، ورنہ گولی مار دی جائے گی، ان میں سے ایک شخص مسفرہ پر گن دانے بولا تھا، لیکن وہ پھر بھی نہیں رکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلا دیتا، ایک جانب کھڑے گلاب خان نے اسے ہاتھ اٹھا کر ایسی غلطی کرنے سے روک دیا تھا۔ نہیں، یہ ڈاکٹر صاحبہ تو باس کی مسیح ہیں، ان پر گولی نہیں چلانی۔ گلاب خان کی بات پر سب کی بندوقوں کا رخ مسفرہ کی جانب سے ہٹ گیا تھا، جبکہ اپنے پیشنٹ کے روم سے تھوڑے سے فاصلے پر پہنچتے اس کے قدم اپنی جگہ تھم سے گئے تھے۔ اس کی نظر سامنے سے آتے شخص پر جم گئی تھی۔ خوف کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ یہ لمبا چوڑا مضبوط کثرتی وجود، یہ قد کاٹ وہ بہت اچھے سے پہچان چکی تھی۔ چاہے وہ اس کے سامنے ہمیشہ مختلف گیٹ اپ میں آیا تھا، اس کا اصل چہرہ وہ اب تک نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اسے دیکھ کر پہچان چکی تھی، جس کے ساتھ ہی اس کی سانسوں کی رفتار کم ہونے لگی تھی۔ وہ شخص سیاہ کپڑے سے اپنے چہرے اور سر کو ڈھکے بھاری قدم اٹھاتا اسی جانب آ رہا تھا۔ مسفرہ نے ایک خوفزدہ نظر اس پر ڈالی تھی اور ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر وہ اس آئی سی یو کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، جہاں اندر اس کا پیشنٹ موجود تھا۔ اس کی اس حرکت پر قریب آتے اس شخص کی بھوری آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھیں۔ وہاں موجود تمام ڈاکٹرز اور باقی لوگ جو اپنی جان کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، مسفرہ کی حرکتیں دیکھ کر ان کا دل ہولنے لگا تھا۔ وہ خود ہی اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی تھی، ان لوگوں کو اسے مارنے میں زیادہ وقت نہیں لگنا تھا۔ زیکے کے آتے ہی اس کے اپنے آدمی بھی پوری طرح سے الرٹ ہو چکے تھے۔ مسفرہ دروازے کے آگے ایسے جم کر کھڑی تھی جیسے زیکے کو کسی صورت اندر نہیں جانے دے گی۔ تم اسے نہیں مار سکتے۔ زیکے کو اپنی جانب آتا دیکھ وہ ہولے سے منمنائی تھی۔ اندر سے اس کا خون بھی خشک ہو چکا تھا، پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا، مگر بظاہر وہ اس شخص کے سامنے بہادر بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیکے چلتا ہوا بالکل اس کے سر پر آن کھڑا ہوا تھا، دروازے پر اپنی مضبوط ہتھیلی جماتے وہ اس کی جانب جھکا تھا۔ اس کی وہی دل فریب مہک مسفرہ کے حواسوں میں اترنے لگی تھی۔ وہ اس کے بہت قریب جھکایا تھا، مسفرہ خوف سے لرزنے لگی تھی۔ یہ شخص کیا کرنے والا تھا؟ ناول جاری ہے۔ جی گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ اور زیادہ مزے کی ہو سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔